हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने क्लासेस में। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी यूनिट 3 का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट 3 तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, इस तत्वों के वर्गीकरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पढ़ेंगे हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आधुनिक आवर्त नियम पे आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम था कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, है ना। यानी कि तत्वों के जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो यही इसका पहला नियम हो गया, पहली विशेषता हो गई। क्या विशेषता हो गई कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया। क्या है पहला, क्या विशेषता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, चलिए आइए दूसरी विशेषता क्या है। देखिए कि इस सारणी में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले तत्वों को एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम, यानी कि क्या बोल रहे थे हम ऊर्ध्वाधर को, वर्टिकल, खड़ा। ठीक है, वर्टिकल कॉलम में रखा गया। ठीक, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है, मुझे पता है। ये वही है, ये विशेषताएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता देखिए कि इस सारणी में, जो ये सारणी है ना, इस सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। कितने? 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को, जैसा कि पहले उन्होंने यही चीज़ बता दी थी, ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग या ग्रुप, कुल, परिवार या फैमिली का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहा? ये थोड़ा पीछे चला गया। कि ये जो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, उन ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग, ग्रुप या कुल फैमिली कहा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां, या इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां या हॉरिजॉन्टल रोज हैं। क्षैतिज पंक्तियों को
श्रेणियाँ कहा गया। ठीक है, ये 36 पंक्तियाँ, यानी किसकी बात हो रही है? ये वाली पंक्तियों की बात हो रही है। इन 36 पंक्तियों क्या क्या बोला गया? श्रेणियाँ। ठीक है, समझ गए आप? अब बात करेंगे अपने हम 5th पॉइंट की। ठीक, 5th पॉइंट जानिए आइए क्या होता है कि आवर्त सारणी में 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व थे उनके गुणों में और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें हम आगे 90 से लेकर 103 तक के तत्वों के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 58 से लेकर जो 71 तक के जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्वों में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और गुणों की समानता पाई जाती है, परंतु इनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर जब इन्हें हम आवर्त सारणी में रखते हैं, ठीक, तो क्या होता है? आवर्त सारणी की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो इन दोनों प्रकार के तत्वों को तो 36 पंक्तियों में आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया। ठीक, जिसे हम एफ ब्लॉक के नाम से आगे जानेंगे। ठीक है, समझ आ गया क्या बोला गया कि आवर्त सारणी में 58 परमाणु क्रमांक 58 से लेकर जो 71 तक के तत्व थे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके गुणों में समानता पाई जाती थी। इसी प्रकार सेम 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व थे उनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और गुणों में समानता थी, परंतु जब इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में रखते थे तो आवर्त सारणी की जो व्यवस्था थी गड़बड़ा जाती थी, है ना, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग थी। मैंने बोला था ना कि गुण और क्रमांक दोनों एक साथ होने चाहिए, है ना। अगर क्रमांक के आधार पर रखते थे तो इनके गुण अलग होते थे, तो इसलिए क्या किया गया, इनको आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों में आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया। ठीक है, जिसे हम आगे एफ ब्लॉक के नाम से जानेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो तत्व थे उन्हें मुख्यतः 4 खंडों में बांटा गया, जो इस प्रकार हैं एस, पी, डी और एफ। ठीक, जो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, और आपने इससे पहले जो चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहां हम इलेक्ट्रॉनों का विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। समझ आ रहा है? ये वहाँ का बेस है। ठीक, तो जो ये बात हो रही थी ना, हमने बोला था कि इसको 36 पंक्तियों में इस तरह से हमने बनाया था। यहाँ जो नीचे 2 पंक्तियाँ इसे एफ ब्लॉक बोलते थे, ये रही। इन्हें बीच में स्थान न देकर इनको हमने कहाँ दे दिया? पंक्तियों में नीचे स्थान दे दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं एसपीडीएफ में। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि इनके जो मुख्य तत्व थे इन्हें मुख्यतः 4 खंडों में बांटा गया। ये 4 खंड मुख्यतः इस प्रकार थे। पहला था एस, पी, डी, एफ। समूह संख्या 1 व 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या बोले, यहाँ अगर आवर्त सारणी की बात कर रहे थे तो यहाँ हम उसको आवर्त सारणी को हम नीचे बना लेते हैं, रफली स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इस तरह से। यहाँ हमने पढ़ा था आपको कि इस तरह से पंक्तियों में बांट लिया था, इस तरह से, है ना। और यहाँ पे नीचे जो 36 पंक्तियाँ थी इसको तो पहले ही पता लग गया, हमने आपको बता दिया था ये एफ थी। अभी बोल रहे हैं कि पहले और दूसरे समूह को, ये रही, ये पहला और दूसरे समूह क्या बोला गया? एस ब्लॉक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार समूह 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के नाम से जाना जाने लगा या पी ब्लॉक के नाम से बांट दिया। ठीक है, यानी हम बता रहे क्लासिफिकेशन। यहाँ ये आई 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर हुआ? इस तरह से 18। अभी हम रफली आवर्त सारणी बना रहे हैं कि पहले और दूसरे को एस ब्लॉक बोल दिया। इसी प्रकार समूह 13 से 18 तक के तत्वों को हमने पी ब्लॉक नाम दे दिया। ठीक, इसी प्रकार समूह 3 से 12, समझ रहे हो, यहाँ पे के तत्वों को क्या नाम दे दिया?
के तत्वों को हमने डी ब्लॉक नाम दे दिया। यानी कि यहाँ बात करें तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक की बात हो रही थी, 12। ये क्या दे दिया हमने, डी दे दिया, इसको एस दे दिया, इसको हमने नाम क्या दे दिया, पी दे दिया, पी ब्लॉक। और बाकी ये तो हमने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे ये 58, देखो 58 से 71 तक ऐसे 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 जाड़े होंगे, और ये हमारा है 90 से 103 तक। चलो यहाँ बड़ा लिख देते हैं 71 और 103, बन गई हमारी रफली आवर्त सारणी। आगे वही चीज़ इसी प्रकार 58 से आपका 71, और क्या है 91 से आपका 90 से आपका 103 को हमने क्या नाम दिया, एफ ब्लॉक नाम दे दिया, जो हमने आपको पहले बता दी थी। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एफ ब्लॉक। क्लियर हो गया आपको, रफली स्ट्रक्चर समझ में आया। क्या 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 दिमाग लगाया तो उन्होंने बताया कि आवर्त सारणी में जो तत्व थे उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। और अब वो बात जो आपको पहले बताई थी क्या कि किसी तत्व, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो पहले बैठे हैं, इनके बारे में अगर हमने स्टडी की, दिख रहा है आपको इसके बारे में, तो हमने सबके बारे में स्टडी कर ली। अगर इसके बारे में स्टडी आपने कर ली तो इसका मतलब यहाँ पे जितने लोग बैठे ना, सबके बारे में आपने पढ़ लिया। जो बात कर रहे थे ना हम लोग फैमिली के बारे में, है ना, वो फैमिली भी है। देखिए यानी हमने इसकी बात कर ली तो सबकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, सबकी बात कर ली, क्लासीफाई कर लिया सारे तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पे, उनके वर्गों के आधार पे, कि अगर यहाँ जो इंसान बैठा है, यहाँ जो तत्व बैठा है, अगर हमें उसके बारे में स्टडी कर ली, उसके बारे में पता लग गया, या उसका जो गुण या उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वही इस पूरे लाइन का होगा, वही जो इसका होगा वो यहाँ पूरे होगा, जो इसका होगा वही पूरे का होगा। अब समझो कितना आसान हो गया। हमने 118 तत्वों को, जो वर्तमान में हमें 118 तत्व प्राप्त ज्ञात है, उसको हमने कितनी ईजिली तरीके से क्लासीफाई कर लिया। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो कितना आसान हो गया, देखिएगा, देखिए कितना आसान हो गया। अब हमने पूरी आवर्त सारणी के सारे पॉइंट में क्या जाना कि आवर्त सारणी को मोजले साहब ने क्या किया, 4 खंडों में बांटा। वो 4 खंड क्या थे, SPDF, जहाँ पे S उन्होंने क्या किया, पहले और दूसरे तत्व के जो थे उसे उन्होंने S ब्लॉक दे दिया, तीसरे और 18 के जो तत्व थे उन्हें उन्होंने P ब्लॉक दे दिया, और फिर बताया कि 3 से 12 से तो उसको D ब्लॉक दे दिया। फिर यहाँ हमने फिर तो पॉइंट आपका लिखा था कि 58 से 71 या 90 से 103 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया, लेकिन कि गुणों में भिन्नता पाई जा रही थी। इसलिए अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बीच में रखते थे, अगर ये इसको यहाँ पर रखते इस जगह, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परमाणु क्रमांक वाला जो पैटर्न था या जो तरीका था वो गड़बड़ा जाता, व्यवस्था उसकी गड़बड़ा जाती। इसलिए उसको 36 पंक्तियों में नीचे अलग 2 लाइन दे दी गई। ठीक, तो ये थी हमारी आवर्त सारणी। तो अब हम क्या करें, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। जब हमने जैसे आवर्त सारणी पढ़ लिया, अब हम पढ़ें S, P, D और F ब्लॉक के तत्वों के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लें, जिससे आपको आवर्त सारणी जो है वो इजी लगने लगे। ठीक है, चलो कुछ भी रफ़ करने वाली ज़रूरत नहीं है, रफ़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो मैंने यहाँ पढ़ा था वही है, बहुत जल्दी शॉर्ट में पढ़ेंगे ना, फटाफट देखिएगा, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट आते हैं इस चैप्टर से। बात कर लेते हैं, जैसे आपको पता है कि 4 खंडों में बांटा, ये 4 खंड क्या थे, SPDF। अब बात करते हैं S ब्लॉक के तत्वों की, X ब्लॉक के तत्व। अब क्या, पहले व दूसरे के जो तत्व थे वो S ब्लॉक तत्व कहलाए। ठीक, क्लियर। थोड़ा सा आगे देख लेते क्या कि एक क्या खासियत होती है कि S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक, तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाएगा, S में जाएगा। इसीलिए इसको हम S ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। समझ गए आप। जैसे कि बात करते हैं हम लिथियम को ले लेते हैं, जैसे चलो आगे देखेंगे हम लोग कि पहले व दूसरे जो तत्व होते हैं, पहले व दूसरे, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, S ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। और ये S ब्लॉक तत्व क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अगर हम इस पहली व दूसरी लाइन में जो हमारे तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा, S सब सेल में जाएगा। किस में जाएगा, S सब सेल। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो S सब सेल में प्रवेश करता है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड यानी पहले और दूसरे के जो तत्व होते हैं वो S ब्लॉक
एलिमेंट कहलाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है पहले और दूसरा वर्ग, तो बात करते हैं पहले वर्ग की और बात करते हैं दूसरे वर्ग की। ठीक, पहले वर्ग में क्षार धातुएं हैं और दूसरे वर्ग में क्षारीय मृदा धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। क्लियर? देखिएगा HLiNaKRbCs और Fr। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं कहते हैं। HLiNaKRbCsFr। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तो आपको ऐसे बता रहे हैं, चैप्टर के एंड में आपको इस पीरियोडिक टेबल को, यानी कि जो मेंडलीफ ने काम आपके लिए इजी किया वो हम आपके लिए और इजी करेंगे। हम आपको पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो आप ऐसे देखिए कि इस पहली लाइन की बात हो रही है। जो हमारी पहली लाइन है कि पहली लाइन में क्या है, फर्स्ट वर्ग के जो तत्व होते हैं उन्हें क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं कहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं कौन कौन से आते हैं? HLiNaKRbCsFr। H को हम यहाँ से रफ कर देते हैं क्योंकि H जो है इसमें दो प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये यहाँ भी मिलेगा आपको S ब्लॉक में भी और P ब्लॉक में भी मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए ठीक, दूसरा क्या है देखो, बेमग का सरबराह, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये बेरिलियम है, बेरिलियम है, इसको बोल सकते हैं हम। देखिए बेरिलियम, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेरिलियम है और ये क्या है? ये आपका बेरियम है। क्लियर? ठीक, तो पहले दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं और ये सारी क्या कहलाएंगी? ये सभी एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। दो खंडों में बटा हुआ है, पहला क्षार धातु है, दूसरी क्षारीय मृदा धातु है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, क्लियर? अब बात करेंगे हम पी ब्लॉक के तत्वों की। पी ब्लॉक के तत्व, ठीक, देखिएगा पी ब्लॉक तत्वों के बारे में क्या है। इसमें 13 से 18 के जो तत्व हैं के तत्व पी ब्लॉक कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, नो डाउट, यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं क्योंकि आप पढ़ चुके हो। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था, क्या 13 से 18 तक के जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब हम घुसते हैं पी ब्लॉक के अंदर, यानी इसकी बात करते हैं। ठीक है, कि पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि 13 से 18 तक के जो तत्व होते हैं जिसमें अपवाद है हीलियम को छोड़कर, 13 से 18 तक के जो तत्व हैं इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब हम इन्हें पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि 13 से 18 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करता है, जो इसे हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि 13 से 18 तक के जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? पी सबसेल में प्रवेश करता है। इसीलिए हम 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम यहाँ पे आपका अपवाद है। ठीक है, क्यों है ये हम पढ़ेंगे फिर आगे डिटेल में जब जैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो समूह 18 के तत्वों में परमाणुओं के संयोजी कोष जो होते हैं वो पूर्णतया भरे होते हैं, इसलिए इन्हें हम अक्रिय या निष्क्रिय हो गया, अक्रिय या निष्क्रिय उत्कृष्ट गैसें या दुर्लभ गैसें कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया क्या? क्योंकि समूह, अब हम देखो, अभी आप जब है ना आप अभी फिगर्स सेट करते जाओ, जब हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो समूह 18 का जब उनके जो तत्व हैं उनके परमाणुओं में क्या होता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है पूर्णतः भरा होता है। तो जब भरा होता है
तो इसलिए भरे होने के कारण वो क्या होंगे, कहीं अभी किसी से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए हम इसे अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट या दुर्लभ गैसें कहते हैं। यानी समूह 18 सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस अंतिम वाले की, ठीक है। तो इसको हम दुर्लभ, उत्कृष्ट और अक्रिय और निष्क्रिय गैसें कहते हैं, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं हम लास्ट में अपना है डी ब्लॉक के बारे में। डी सेम वही चीज़ जो यहाँ लिखी है, क्या कि 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक में बांट रखा गया, ठीक। इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन क्योंकि डी ब्लॉक में जाता है इसलिए जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के वे तत्व के परमाणुओं या आयनों में जिनमें डी सबसेल अपूर्ण होता है या पूरा तरीके से नहीं भरा होता है, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम एफ ब्लॉक के तत्वों की। किसकी बात कर लेते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों की। सबसे आखिरी है हमारा, ठीक, कि क्या कि 58 से 71 तक के तत्वों को भी एफ ब्लॉक में रखा गया है और 90 से 103 तक के तत्वों को भी एफ ब्लॉक में रखा गया है। परंतु 58 से जो 71 तक के तत्व हैं इन्हें हम लैंथेनाइड्स, हिंदी में भी हम इनको लैंथेनाइड्स तथा 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड्स या एक्टिनाइड्स कहते हैं, ठीक। 58 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड तथा 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड सीरीज या श्रेणी कहते हैं। और इन दोनों प्रकार की श्रेणियों को संयुक्त रूप से आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? क्या पहली सीरीज़ को हम लोग लैंथेनाइड यानी 58 से 71 तक के लैंथेनाइड और सेम 90 से 103 को एक्टिनाइड, लेकिन दोनों सीरीज़ को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। समझ में आ गया? ये हमारा धातु है क्षारीय धातु है, ये हमारा क्षारीय मृत धातु है। टोटल क्या है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें धातु बोलते हैं। यहाँ हमारी अधातु होती है, यहाँ हमारी संक्रमण धातु होती है और यहाँ हमारी आंतरिक संक्रमण धातु होती है, ठीक।